गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएसटीसी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे निम्मी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित। जो निम्मी की अपनी इलेक्ट्रीशियन की बुक आती है उससे रिलेटेड आज हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभ्यास 2.1.65 से रिलेटेड सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये चैप्टर होने वाला है ये रहेगा सेल्स और बैटरी से संबंधित। जो अपना केमिकल इफ़ेक्ट हैं उससे रिलेटेड थ्योरी की हम बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी सिद्धांत रहेंगे उन सभी सिद्धांतों की इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम होते हैं कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वीडियो में वो बात करेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाह करने से उनमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है और यही प्रभाव क्या कहलाता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ जो द्रव होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जिनमें विद्युत धारा यदि प्रवाहित की जाए तो उनमें कुछ केमिकल इफेक्ट होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। जैसे हम बात करेंगे तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अनुप्रयोगों को दैनिक जीवन में देखे जाते हैं। जैसे कि धात्विक वस्तुओं पर निकिल और तांबे की परत चढ़ाना। ठीक है, जैसे अपन दैनिक जीवन की बात करें तो जो धात्विक वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर निकिल और तांबे की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रकार से बात करें कि सेल के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करना, या फिर बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक सिरों से दो लीड से नमक युक्त पानी में डुबोया जाए तो सेल के सिरे पर बुलबुले बनना देखा जाता है। यही सब क्या है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, केमिकल इफेक्ट के कारण यही सब होता है कि अपन एक, जैसे अपन जो चांदी की परत है या फिर एल्यूमिनियम की कोई परत है उसके ऊपर अपन को सिल्वर की परत चढ़ानी है, कोटिंग करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे, रासायनिक इफेक्ट के कारण ये चीज़ संभव होगी। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत अपघटन। हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत अपघटन की यदि मैं इसमें बात करूंगा तो विद्युत अपघटन क्या, देखिए फ्रेंड, विद्युत अपघटन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस की हम बात करेंगे। यदि विद्युत धारा को विभिन्न द्रवों या घोलों में से प्रवाहित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि कुछ द्रवों में से या फिर कुछ घोलों में से धारा प्रवाहित होती है, सभी में से नहीं। जिन घोल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालक द्रव कहलाते हैं। जिन घोल में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाते हैं, चालक द्रव कहलाते हैं। जैसे अमोनिया क्लोराइड का घोल और सिल्वर नाइट्रेट का घोल इत्यादि। और ऐसे कुछ द्रव ऐसे भी होते हैं जिनमें से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, अचालक द्रव कहलाते हैं। जैसे आसुत जल, अल्कोहल तेल, ये सभी क्या हैं, अचालक द्रव हैं। यदि इनमें आसुत जल में यदि थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, चालक द्रव बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करेंगे कि इस प्रकार किसी द्रव या घोल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होने वाला जो रासायनिक परिवर्तन है वो विद्युत अपघटक या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इसी प्रकार से किसी द्रव या घोल में जैसे ही हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे विद्युत अपघटन की। विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की, कि वो द्रव या घोल जिनमें विद्युत धारा के प्रवाह के कारण
उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, विद्युत अपघटय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नमक युक्त पानी, अम्लीय या फिर क्षारीय घोल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं कि वो द्रव या घोल जिनमें विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बात करूँ तो नमक युक्त पानी या फिर क्षारीय घोल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, एनोड और कैथोड के रूप में दो इलेक्ट्रोडों का प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, एनोड और कैथोड के रूप में किसी द्रव या घोल में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए दो चालक छड़ डुबोए जाते हैं। कोई जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट में या फिर उस घोल में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए दो चालक छड़ों की आवश्यकता होती है। यही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। और वह चालक छड़ या इलेक्ट्रोड जिससे करंट द्रव में प्रवेश करता है, वह चालक छड़ या इलेक्ट्रोड जिससे करंट है जो द्रव में प्रवेश करता है, वो क्या कहलाता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट में जो दो चालक छड़ें डुबोई जाती हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड में दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया अपने पास एनोड और दूसरा मेरे पास क्या हो गया, कैथोड इलेक्ट्रोड। तो एनोड किसे कहेंगे कि वह चालक छड़ या इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा जो करंट है वो द्रव में प्रवेश करती है, जिसके द्वारा करंट द्रव में प्रवेश करती है, वो तो क्या कहलाता है, एनोड या फिर धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है। और इसी प्रकार छड़ में जिसमें द्रव में जो इसी प्रकार वह छड़ जिसमें द्रव में धारा प्रवेश करती है, द्रव से धारा बाहर निकलती है। देखिए ये थोड़ी सी गलती है इसमें कि इसी प्रकार से वह धारा जो द्रव से बाहर निकलती है वो किससे निकलेगी, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या फिर वो क्या कहलाएगी, कैथोड कहलाती है। ठीक है, द्रव में जैसे ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, देखिए मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरी हुई है, जैसे मैंने मान लिया H2SO4। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें भरा हुआ, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गई, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो किसे कहते हैं, जिसके माध्यम से विलयन में धारा प्रवेश करती है, जिसके माध्यम से विलयन में धारा प्रवेश करती है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड या फिर एनोड कहलाता है। और जिसके माध्यम से धारा विलयन से बाहर की ओर निकलती है वो क्या कहलाता है, कैथोड या फिर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है। चलिए, तो इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्ट आएगा वो क्या आएगा, आयन। आयन किसे कहेंगे कि विद्युत अपघटक के दौरान विद्युत अपघटक के अणु अपने अवयव भागों में टूट जाते हैं। विद्युत अपघटक के दौरान जो विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइट के जो अणु हैं वो कुछ अपने द्रवों में या फिर अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, उन्हें ही अपन आयन कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो धनायन कैटायन कैथोड की ओर जाता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस आयन में, आयंस में इंपॉर्टेंट क्या है कि जब इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, ठीक है, वोल्टेज लगाया जाता है, तो धनायन जो है, धनायन को क्या बोलते हैं, धनावेशित आयन, उनको बोलते हैं केटायन, वो कैथोड की ओर जाता है। धनावेशित आयन किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। जबकि ऋणावेशित आयन उनको बोलते हैं एन आयन, वो किसकी ओर जाता है, एनोड की ओर जाते हैं। और इस किसी इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर ये आयन अपना आवेश इलेक्ट्रोड को प्रदान करते हैं और उस आयन का आवेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, अणु के आयन की परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है, आयनीकरण कहलाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयन में इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उस इलेक्ट्रोलाइट के जो कण हैं वो आपस में टूट जाएंगे, अवयव में विभक्त हो जाता है। जैसे ही अवयव में विभक्त होगा तो जो केटायन है, केटायन किसे कहते हैं, धनावेशित आयन, दो भागों में टूट गई, एक पॉजिटिव आयन दूसरा नेगेटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन है जिसको क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, केटायन किसकी ओर जाएंगे, कैथोड की ओर गति करेंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव आयन है जो एनायन बोलते हैं वो किसकी ओर जाएंगे, एनोड की ओर गति करते हैं। तो यही क्या कहते हैं अपन, इन आयनों में परिवर्तन की क्रिया ही क्या कहलाती है, अपनी आयनीकरण कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
किसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कि पदार्थ की वह मात्रा जो विद्युत अपघटक के दौरान एक कूलाम आवेश को संग्रहित कर सकता है। पदार्थ की वह मात्रा जो विद्युत आवेश के दौरान एक कूलाम आवेश को संग्रहित कर सकता है, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। जैसे चांदी की अपन बात करें तो 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? इसी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, पदार्थ की वह मात्रा जो विद्युत अपघटक के दौरान एक कूलाम का आवेश संग्रहित कर सकता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईसीई कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, तो चांदी की यदि ईसी की मैं बात करूं तो 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि चांदी का ईसीई कितना होता है, सिल्वर का ईसीई 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम होता है। चलिए, कूलाम की बात आई है तो मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात आ गई, कूलाम की बात आ गई। तो कूलम्ब किसे कहते हैं? तो कूलाम जो है वो विद्युत की मात्रा या विद्युत का आवेश का मात्रक होता है। कूलाम क्या होता है? विद्युत की मात्रा या विद्युत आवेश, क्यों का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम है जो एम्पियर में धारा और समय का गुणनफल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कूलाम, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कूलाम जो है वो एम्पियर में धारा और समय का गुणनफल है। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि Q बराबर आई टी। ठीक है, कूलाम किसका गुणनफल है? आई धारा और इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है? कूलाम कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी, विद्युत, नेक्स्ट मैं बात करूंगा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम की, कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के दो नियम प्रतिपादित किए हैं। तो प्रथम नियम की यदि मैं बात करूं तो विभाजित हुए अवयवों की मात्रा निश्चित समय तक प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विभाजित होने वाले जो अवयव हैं, इलेक्ट्रोलाइट अपने अवयवों में टूट गया था, तो जो वे अवयव हैं वो निश्चित समय तक, नियत मान तक प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के, मतलब विद्युत की मात्रा क्या कहलाएगी, आवेश की समानुपाती होती है। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की चार्ज की भी क्यों भी चार्ज होती है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा का चार्ज क्या होता है, क्यों भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा क्या कहते हैं, चार्ज, मैंने बताया था अभी, कूलम भी कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। चार्ज की इकाई, धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो धारा को एम्पियर में तथा समय को किस में लिखते हैं, सेकेंड में लिखा जाता है। अब चलिए, इसके सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना, जो फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो विभाजित हुआ, जो विमुक्त हुआ जो द्रव्यमान है, वो क्या होगा, धारा के और समय के क्या होगा, समानुपात में होगा, समान मात्रा में होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि m समानुपाती आई टी, और m समानुपाती आई टी, जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो इसमें बराबर का चिन्ह लगा करके क्या आ जाएगा, m बराबर जेड आई टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फैराडे का प्रथम लॉ क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रथम नियम क्या है कि m बराबर जेड आई टी, जो सभी एग्जामों में इससे ऊपर लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। m क्या हो गया यहाँ पर जो m हुआ वो क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया ग्राम में। m क्या हो गया, m हो गया द्रव्यमान ग्राम में, I क्या हो गई, धारा एम्पियर में, t क्या हो गया, समय सेकंड में, और z क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। z क्या हो गया, कांस्टेंट, नियत हो गया। तो हेयर द कांस्टेंट z इज कैन और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, z क्या हो गया यहाँ पर, ECE हो गया। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फैराडे के सेकंड लॉ की। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या है कि फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के दूसरे नियम के अनुसार यदि समान मात्रा की विद्युत धारा को जब अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित किया जाता है तो विभाजित हुए अवयवों की मात्रा उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकन के क्या होती है, समानुपाती होती है। जब समान मात्रा की विद्युत धारा को अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित की जाए तो क्या होती है, रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो मास क्या हो गया, मास समानुपाती हो गया ECE के, द्रव्यमान क्या हो गया, ECE के समानुपाती हो गया। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, m समानुपाती z, जहाँ z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर जेड आई टी होता है। मैंने अभी पढ़ा था m बराबर जेड आई टी। तो मैं इसको क्या मान को क्या रख दूंगा, उसमें रख दूंगा।
तो चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपको जो याद रखनी है। इस टेबल में आपको याद क्या रखना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसी के लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के लिए एक टेबल बनाई गई है, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है जो फैक्ट एलुमिनियम का जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है वो ग्राम प्रति कूलम में क्या होता है, तो एलुमिनियम का होता है 9.03। ये आपको याद रखना है। मिलीग्राम में यदि बात करी जाएगी तो 0.0936 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी, कॉपर की। तो कॉपर का जो मिलीग्राम में इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 0.3293, और जो इसका ग्राम में होगा वो क्या होगा, 31.78 होगा। इसकी जो चार्टेज टेबल है ये आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसमें जो याद रखने योग्य बातें हैं, सिल्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिल्वर का जो मिलीग्राम में कूलम होता है, जो ईसीई होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, 1.118 मिलीग्राम प्रति कूलम होता है सिल्वर का। और यदि मैं ग्राम में बात करूं तो 107.88 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे को याद किसकी रखनी है, एक नेक्स्ट जो आपको याद रखनी है वो मरकरी की याद रखनी है। मरकरी का कितना होता है, 2.0791 मिलीग्राम प्रति कूलम्ब होता है। किसमें होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं विद्युत अपघटन के अनुप्रयोगों के बारे में। विद्युत अपघटन के अनुप्रयोगों की इसमें हम बात करते हैं। तो विद्युत अपघटन के सैद्धांतिक अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, विद्युत रंजन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा सैद्धांतिक तौर पर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। सेकंड हम यूज कर सकते हैं धातुओं के शोधन के लिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जिसे बोलते हैं। विद्युत अपघटय कैपेसिटर में हम इनका यूज कर सकते हैं। विद्युत मुद्रा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोटाइपिंग में सॉरी, और धातुओं के निष्कासन में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। विद्युत अपघटय का जो यूज किया जाएगा वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हम बात करें तो किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किसका यूज लिया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल का यूज लिया जाता है, विद्युत अपघटक का यूज लिया जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल किसे कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं, तो किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। इसका कारखानों में किसी सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाने में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एल्यूमिनियम के ऊपर चांदी की परत चढ़ा दूंगा तो वो चांदी के जैसे दिखेगी। तो एल्यूमिनियम क्या है, सस्ती धातु है, चांदी क्या है, महंगी धातु है। तो सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाने पर के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज लिया जाएगा, जिससे वह सस्ती धातु जंग से बच जाती है और देखने में सुंदर लगती है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन के लिए भी इसका यूज लिया जाता है। वह धातु जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है सबसे पहले उसे अच्छी तरह क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। अब देखिए किस प्रकार से चढ़ाई जाएगी, तो जिस धातु पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है सबसे पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर ले, ताकि उस पर कोई चिकनायुक्त पदार्थ न लगा रहे। साफ करने के पश्चात जिस धातु पर भी प्लेटिंग करनी है, परत चढ़ानी है, उसे कैथोड बनाकर इलेक्ट्रोलाइट के घोल में रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस भी धातु पर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, परत चढ़ाना चाहते हैं दूसरी धातु की, उसे हमेशा कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाए। एनोड उस धातु का बनाया जाए जिस धातु की परत चढ़ानी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले निम्न शर्तों को पूरी करना चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले निम्न शर्तें अपनी पूरी होनी चाहिए। देखिए वो कौन कौन सी शर्तें हैं, तो ये कुछ अपने पास शर्तें दिखाई गई हैं कि वह धातु जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे सबसे पहले अच्छी तरह साफ होना चाहिए, उस पर कोई भी चिकनाई युक्त पदार्थ नहीं लगाना चाहिए। सेकंड, साफ करने के पश्चात इसे कैथोड बनाकर इलेक्ट्रोलाइट के घोल में रखना चाहिए, और एनोड हमेशा उस धातु का बनाना चाहिए जिस धातु पर परत को चढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अपने को बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट उस धातु के अनुसार लिया जाता है जिस धातु की परत चढ़ानी होती है, ठीक है।
चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। एनोड और कैथोड को निश्चित मात्रा की धारा निश्चित समय तक दी जाती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट में धन आयन निकालकर कैथोड पर जमा हो जाते हैं और एनोड ऋण आयन निकालकर धातु से रासायनिक क्रिया करके इलेक्ट्रोलाइट के लवण बनाते हैं। जब आवश्यकता अनुसार परत मोटाई प्राप्त कर ली जाती है तो ईसीई सप्लाई को बंद कर दिया जाता है ताकि एक मजबूत और साफ सुंदर धातु तैयार की जा सके। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं डायनामो के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डायनामो के लिए किस प्रकार से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जो छोटा डायनामो होता है उसके लिए। तो संट डायनामो का साधारणतः उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए संट डायनामो का साधारणतः उपयोग लिया जाता है। ये अधिक धारा को कम प्रेशर से डिलीवर करते हैं। संट जनरेटर क्या करते हैं कि अधिक धारा को कम प्रेशर से डिलीवर करते हैं और यह जरूरी है कि कम्यूटेटर तथा ब्रुश गियर हो। इस प्रकार के डायनामो या फिर एसी या डीसी मोटर में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कुछ विभिन्न प्रकार के पेट्रोल इंजन इत्यादि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जरूरी धारा को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल रेगुलेटर डायनामो के द्वारा वोल्टेज रेगुलेटर को वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। चलिए तो ये अपने पास डायनामो का चित्र दिखाया गया है जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम उसी तथ्य की, उसी फैक्ट की बात करेंगे जो आपके लिए एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर कैथोड प्रोजेक्शन, जो आपको बहुत ही कम पढ़ाया जाता होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर कैथोड का प्रोटेक्शन कैसे करें, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन जिसे क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, धातुओं के सतह के संक्षारण को रोकने के लिए एक तकनीकी है। कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है वो धातुओं के सतह के संक्षारण को रोकने की एक तकनीक है। इस तकनीक में विद्युत रासायनिक सेल को इस प्रकार बनाया जाता है कि धातु का संक्षारण रोकना, उसे कैथोड बना दिया जाता है और एक ऐसी सामान्य विधि है जिसे एक सुरक्षित धातु से आसानी से संरक्षित होने वाले पदार्थ से जोड़ दिया जाता है। तब विद्युत धातु से प्रोटेक्शन होने पर धातु का समय कम होना चाहिए। संरचना लंबी पाइपलाइन जहां निष्क्रिय गैल्वेनिक कैथोडिक प्रोटेक्शन पर्याप्त नहीं होती है वहां देसी पावर को पर्याप्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम सीपी कई प्रकार के धात्विक संरचनाएं, स्टील के जल और ईंधन पाइप के स्टोरेज टैंकर पाइप में आदि में इसका यूज अपन लिया जाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है कि कुछ मामलों में सीपी स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को रोकती है। कुछ महत्वपूर्ण मामले होते हैं जिनके अंदर जो सीपी है कैथोडिक प्रोटेक्शन है वो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को रोकने का कार्य करती है। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ सेल, सेलों के प्रकार के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेल के बारे में आपको यहाँ पर कुछ दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य। विभिन्न प्रकार के 2 इलेक्ट्रोड्स तथा एक विद्युत अपघटन से बनी सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है। सेल क्या है, विभिन्न पदार्थों के 2 इलेक्ट्रोड तथा एक विद्युत अपघटन से बनी सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है। इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटन के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया एक वोल्टेज को क्या करती है, जनरेट करती है, वोल्टेज को उत्पन्न करती है। तो सेलों के वर्गीकरण की बात करें तो सेल को 2 भागों में बांटा गया है, एक ड्राई सेल और दूसरा वेट सेल, द्रव सेल। एक शुष्क सेल और दूसरा द्रव सेल, वेट सेल जिसे बोलते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल्स और बैटरी का वर्गीकरण शुष्क अथवा द्रव के रूप में किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से सेल वह होता है जिसमें एक लेई अथवा जैल विद्युत अपघटन होता है। सेल क्या होता है, जिसमें एक लेई या फिर जैल विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होती है। यह अर्धशील सेमी सील होता है और किसी भी स्थिति में इसे प्रयोग किया जा सकता है। नई डिजाइन और निर्माण तकनीकी द्वारा सेल को समुद्रित किया जाता है। सेल को क्या किया जाता है, समुद्रित किया जाता है। समुद्रित होने और गैसों की उत्पत्ति के रासायनिक नियंत्रण के संभव होने से शुष्क सेलों में द्रव का प्रयोग करना क्या हो गया है, संभव हो गया है। आजकल सेलों का अर्थ उस सेल से है जिससे अपघटन क्षरण बिना किसी स्थिति में रखकर प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द्रव सेल वह होता है जिसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखकर प्रयोग किया जा सकता है। द्रव सेल किसे कहते हैं, जिसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखकर प्रयोग किया जा सकता है। इस सेल में आवेशन और निरावेशन के समय जनित गैसों को पलायन कर सकने के लिए वेंट प्लग बनाए जाते हैं। और सर्वाधिक सामान्य द्रव सेल क्या होता है, एक जस्ता तेजाब सेल जिसको बोलते हैं लेड एसिड सेल होता है।
तो सेलों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सेलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? कि प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिनका पुनरावेशन संभव नहीं होता है, जिनको एक बार में यूज लेने के बाद में दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। अर्थात निरावेशन के समय जो रासायनिक क्रिया होती है उसका सरलता से उत्क्रमण नहीं किया जा सकता है, नहीं हो सकता है। क्रियाओं में प्रयुक्त सभी रसायन जब परिवर्तित हो जाते हैं तो सेल पूर्ण रूप से निरावेशित हो जाता है। इसी प्रतिस्थापन में नए सेल होने चाहिए। बात करेंगे प्राथमिक सेलों की। तो प्राथमिक सेलों में हमें बताया गया है वर्णन प्राथमिक सेलों का कि वोल्टिक सेल। प्राथमिक सेलों में कौन कौन से सेल होते हैं? पहला जो सेल अपने को बताया गया है वोल्टिक सेल होता है। सेकंड सेल की हम बात करेंगे कार्बन जस्ता, जिसको बोलते हैं लैक्लांसी सेल या फिर कार्बन जिंक सेल। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्षारीय सेल एल्कलाइन सेल के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे मरकरी सेल के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर ऑक्साइड सेल के बारे में भी बात करेंगे। और जो नेक्स्ट और लास्ट जो इसका जो सेल होता है वो होता है लिथियम सेल। तो इन सभी की हम प्रत्येक वीडियो में टॉपिक वाइज टॉपिक अलग अलग सेलों की हम बात करेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको इसका सेकंड पार्ट किस लैम्प से सेल से संबंधित चाहिए। ओके दोस्तों, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेट बना रहे। धन्यवाद।